बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट, मेरा नाम है मोहम्मद आसिन नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला करम करे और ये इल्म आप हासिल करते रहें, दुनियावी भी और दीनी भी। अब ये जो करंट क्राइसिस जो है या कोई भी अगर वबा जब आ जाती है, वबा का मतलब क्या होता है कि जब काफ़ी ज़्यादा पर्सन जो है उसमें अगर मुब्तला हो जाएं तो उसको वबा कहा जाता है। तो अब वो अल्लाह करम करे, वो ताउन का वर्ड भी आपको पता होगा, तो उसमें क्या कहा गया है, अल्लाह करम करे कि अगर ऐसी कोई बीमारी आ जाती है तो आप उस एरिए को छोड़ेंगे नहीं, और अगर उस एरिए में किसी और एरिए में आप रहते हैं तो उस एरिए में आप जाएंगे भी नहीं। और उसी में फिर अगर मौत हो जाती तो उसको भी, वैसे जो शहीद की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं तो उसको भी शहीद ही कहा जाता है। तो अगर जो भी अगर क्राइसिस अगर दुनिया में अगर कोई आ रहा है तो उसको भी तो वबा ही कहा जाएगा। तो इल्म स्टूडेंट आपके पास मेरे से ज़्यादा इल्म है, तो उसमें तो एक किसी बुज़ुर्ग की बात की जा रही कि वो इस तरह था और वबा इस तरह आ गई। तो वो कह रहे कि जी इतना वो यकीन, वो बहुत बड़े बुज़ुर्ग है, तो वो कहते हैं कि जी मुझे ऐसा कुछ नहीं। वो कहते सारे जो हैं उनको वो वबा से अफेक्ट होते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं। तो वो कहते हैं कि वो सिर्फ़ एक छोटी सी बात कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बात ही कर रहे थे कि जो भी है दिन की शुरुआत, हर काम की शुरुआत जो है वो मैं बिस्मिल्लाह अल्लाह ताला के नाम से करता हूँ, तो अल्लाह के करम से मुझे कुछ नहीं होगा। तो अब ये देख लेंगे, लेकिन अब वो बहुत बड़े बुज़ुर्ग यकीन उनकी इतने इंतहा पे है कि वो वबा है और लोग अगर मारें और वो कह रहे हैं कि जी इस तरह। बाकी इल्म स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है कि वो क्या बात की जाए, ये दुनियावी इल्म की तरफ ही चले जाते हैं। तो उसमें ये कहा जाता है कि जी इल्म जो है वो किसी को वो एक नहीं है कि जी एक उसके लिए कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बंदा अगर ज़ाहिरन ऐसा होगा तो उसके पास इल्म है। इल्म तो अल्लाह जिसको तौफीक दे उसके पास इल्म पहुँच जाए, इसमें कोई ऐसे तो नहीं है। हमें क्या नॉलेज नहीं है हमारे पास के प्यारे प्यारे हमारे जो नबी हैं उसमें अल्लाह के करम से ही हमने जानना है जन्नत में। बाकी कोई अमाल नहीं हुए कि जी हम, वो नबी कह रहे हैं कि हम अपने अमाल की अगर बात की जाए तो कोई भी जन्नत में नहीं जाए, नबी कह रहे हैं, तो हमारी क्या औकातें हैं। तो अब प्यारे प्यारे नबी जो हैं उनके कई दफ़ा जो घर के जो बेटे जो हैं वो पीछे रहने वाले में हो गए, उनकी बीवियां पीछे रहने वालों में हो गई। इतना बड़ा घराना है जो नबी हैं, तो हम क्या बात कर सकते हैं। लेकिन फिर जो है अब वो सुन बात होती है, फिर उसमें एतराज़ भी कभी हो सकता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बात ही की जाए। बाकी जो है जो पिक करने वाला है अल्लाह ने जिसको हिदायत दे दी वो ज़रा सी बात से भी पिक करके बैठ जाता है। तो उसमें जो है कई तो वो ज़ियारतों पे, यानी वो टीचर को क्या कहा जाता है कि माँ बाप को अगर देखा जाए तो हज। तो आप ये देखें हज के लिए कितनी मेहनतें करनी पड़ती हैं, कितना पैसा लगता है, किस तरह करना पड़ता है। अब वो यकीन ही है ना, जब माँ बाप को देखे जा रहे हैं तो हज उस अल्लाह ताला के ख़ज़ाने में कमी है। तो कहा गया एक ज़्यादा कहता है जितना हम मर्ज़ी देखें, अल्लाह के ख़ज़ाने में कमी है। अब माँ बाप देखें, उसके लिए क्या हमें यकीन नहीं चाहिए कि माँ बाप से हम प्यार करते हों, यकीन से तो माँ बाप को प्यार से माँ बाप की तरफ देखा तो हज का सवाब। अब ये अगर इल्म मिल गया है हमें, अगर मिल भी गया इल्म कि जी माँ बाप की तरफ देखने से, प्यार से देखने से हज का जो सवाब मिलता है, तो अब एक इल्म मिल भी गया है और आप इल्म को ही ज़हन में रख कर ही माँ बाप की तरफ देख रहे हैं, यकीन से देखें ना, एक पता ही नहीं है, एक पता नहीं है। और वो बेहतर तो ये है कि हमारी इबादत जो है खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए, वो तो, लेकिन फिर भी वो जन्नत की नीयत से कर लें, कोई हर्ज नहीं है। अब अगर ये इल्म आ गया है कि माँ बाप की तरफ देखने से हज होता है, तो अगर इल्म आ भी गया है तो हम उसको ज़हन में रख के ही माँ बाप की तरफ देख रहे हैं, तो इसमें क्या हर्ज है। लेकिन एक जो बंदा जो है वो अपने माँ बाप को इतने यकीन से देख रहा है, उसके पास इल्म ये नहीं भी है, लेकिन फिर भी वो माँ बाप को ये कह रहा है कि ये अम्मी अबू आप ही मेरे सबसे अच्छे हैं, आप बस खुश तो मैं खुश, उसके पास ये इल्म नहीं भी है, तो क्या वो दोनों ही, अब हम तो अच्छाई पिलानी चाहिए ना। इल्म है तो फिर भी आप माँ बाप की तरफ देखें और कहें चलो जी हज का सवाब मिलता जाएगा, तो कोई हर्ज नहीं। और अगर नहीं भी है इल्म, ये नहीं भी आया, तो फिर भी माँ बाप की तरफ देख रहे हैं, तो अब हम ये कहेंगे जी वो बुलंद है, ये वो बुलंद है, तो हमारी कोई औकात नहीं, तो हम कुछ कहते रहें, सारे ही प्यारे हैं, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह हिदायत तो यही है ना कि उसको नहीं भी पता तो फिर भी माँ बाप की तरफ देखे जा रहा है। अब हम क्या कहें कि उसको पता है नहीं पता है, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें अपने पनाह में रखे, ये शैतान के नफ्स से जो शर से हमें बचाए और अपनी पनाह में रखे। अल्लाह ताला हमें करम ही रखे, करम से ही जो है आगे अल्लाह ताला हमें आगे लेके जाएगा। जो
जन्नत है जो जहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग हों, जहाँ पे हमारे माँ बाप हों, जब माँ बाप से हम प्यार करते हैं, तो क्या हम उधर ही नहीं जाना चाहेंगे जहाँ पे हमारे प्यारे माँ बाप हैं? माँ बाप से हमें प्यार नहीं करना क्या? इतने प्यारे हमारे माँ बाप, मुसलमान माँ बाप, तो क्या हम उस जगह नहीं रहना चाहेंगे जहाँ पे हमारे माँ बाप हैं? क्या हम घर में नहीं रहना चाहते जहाँ पे हमारे माँ बाप हैं? क्या माँ बाप को देख के हमें खुशी महसूस नहीं होती? क्या हमें सुकून नहीं मिलता कि माँ बाप के साथ हम बैठ के खाना खाएं, उनकी तरफ देखें, माँ की तरफ देखें, कितनी हमारी प्यारी माँ है। माँ से है कोई प्यारा? कोई माँ से प्यारा होता है? कोई बाप से प्यारा कोई होता है? उसको देख के खुशी मिले, मुस्कुराएं आप। तो जब अभी आप दुनिया में करें तो आगे आप नहीं चाहेंगे कि हम उधर जाना चाहते हैं जहाँ पे हमारे माँ बाप हैं? तो हमें यकीन ये है कि हमारे माँ बाप अच्छे हैं, प्यारे हैं, मुसलमान हैं, वो अच्छे अमाल कर रहे हैं, तो वो जहाँ अच्छी जगह पे जाएंगे तो फिर हम भी उधर ही जाएंगे। तो जब प्यारे माँ बाप जहाँ जाएंगे तो वो अच्छी जगह ही होनी है ना। कि हमें यकीन नहीं होना चाहिए कि हमारे नबी जो हैं प्यारे, वो कितने प्यारे हैं, वो हम कह जी हम उधर जाना चाहेंगे जो हमारे प्यारे नबी हैं। तो उन्होंने कहाँ जाना है? वो ये सारे जाके पॉइंट तो एक ही आना है, सारों ने अच्छी जगह पे ही होना है ना। चाहे उस पॉइंट को नीयत से कर लें, जन्नत की नीयत से कर लें, या अपने माँ बाप की नीयत से कर लें। तो माँ बाप की नीयत भी तो ये है ना कि हमारे माँ बाप से प्यारा है ही कोई नहीं, हमारे माँ बाप से अच्छा है ही कोई नहीं, तो सारे एक ही जगह पे जाएंगे ना। किसी भी नीयत से आप कर लें। तो बात हो रही लंबी, ठीक है। अल्लाह ताला हम पे करम करे, हमें हमारे दिल में, मैं तो ये कहता हूँ, हमारे माँ बाप का प्यार बढ़े, हमें माँ बाप से अच्छा कोई लगे ही ना। हमारे माँ बाप, सुन जी माइंड में रख लें, माँ बाप से अच्छा कोई नहीं है दुनिया में। जो माँ बाप जो इखलास के साथ, प्यार के साथ, यकीन के साथ आपके साथ चलते हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं इस दुनिया में, स्टूडेंट ये लिख लें, आपके माँ बाप से ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं है। आपसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला आपके माँ बाप के अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। आपके ख़ानदान में जहाँ कहीं भी हम मिलते हैं, आपके माँ बाप से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है। अल्लाह रसूल की तरफ चलना है तो पहली सीढ़ी लाजमी 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 माँ बाप हैं। तो माँ बाप से प्यार करें, उनके साथ यकीन के साथ चलें, अल्लाह ताला सारे दरवाजे खोलता रहेगा। दुनिया का दरवाज़ा छोटा सा दरवाज़ा है, आपका ये सारे रास्ते खुलते जाएंगे। माँ बाप के साथ यकीन के साथ चलें, अल्लाह ताला हमेशा आप पे अपना करम रखेगा। माँ बाप से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है, दिमाग में बिठाएं, फिक्स करें, माँ बाप से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है। अल्लाह ताला करम करे। वो बस थोड़ा सा हो जाता है, ज़ाहिर है मैं भी अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरे माँ बाप से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं, तो आप भी ऐसे ही करें। माँ बाप से अच्छा कोई नहीं है, खुद ही रास्ते खुलेंगे, कोई मसला नहीं है, खुद ही रास्ते खुलेंगे, सुकून मिलेगा आपको। अल्लाह ताला हम भी अपना ख़ास करम करें। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 के MCQs थोड़े से रह गए हैं और चैप्टर नंबर 3 जो है कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला हमेशा अपनी अमान में रखे। सुन, ये चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, ये कंप्लीट होने वाला है, कुछ MCQs बस रह गए हैं, तो चैप्टर नंबर 3 पे चले जाएंगे। अब यानी ये जो चैप्टर जो है, जो डाटा बेसिस, इसके बेसिक कंसेप्ट और टर्मिनोलॉजी, ये अब हमारे पास ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो आगे जो है फिर चैप्टर जो है मज़ीद डाटाबेस की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो हैं ये डाटाबेस से रिलेटेड, डाटा बेसिक्स से रिलेटेड जो है ये चैप्टर्स हैं, थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। थ्योरी जो है, जिसको आप कंसेप्ट कहते हैं या आर्किटेक्चर, स्टूडेंट ये माइंड में रखा करें, यही बेसिक चीज़ होती है। कभी भी कंसेप्ट्स, टर्मिनोलॉजी, आर्किटेक्चर जो है वो चेंज नहीं होता, बेस। और अल्लाह के करम से हमारी बेस क्या है? मुसलमान है ना, तो वो तो वही रहेगी ना इंशाल्लाह। तो अब जो है इसी तरीके से जब किसी भी दुनियावी तालीम में भी जब आप कंसेप्ट्स की बात करते हैं, थ्योरीज़ की बात करते हैं, आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो वो वही रहता है। आर्किटेक्चर जो है, अगर घरों की बात करें तो घर जो है वो क्या 4 दीवारों से ही बनते हैं ना। अब 4 दीवारें तो वैसे ही रहेंगी। आगे अगर कह लें कि वो इल्म तो खैर बहुत है, अल्लाह के करम से इल्म तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता ना। तो अब जो है कि अब जो भी हम घर जिस तरीके से मर्ज़ी हम इंटीरियर एक्सटीरियर बदलता जा रहा है, लेकिन 4 दीवारें तो स्टिल अभी तक 4 दीवारें ही हैं ना। आर्किटेक्चर के एक्सट्रीम ले जाएं तो वो ठीक है, लेकिन फिर भी स्मूथ जो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, उसके लिए जो 4 दीवारें रिक्वायर है ना। अब आप कहेंगे जी 1 दीवार कर लिए, तो फिर भी अगर हम करें, जिस तरह गराज वगैरह की आप बात कर लेते हैं, तो लेकिन ये जो है फिर भी अगर आप बात कर लें तो आप ब्रिज की बात कर लें, पिलर्स पे हैं, लेकिन फिर भी जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है उसके लिए क्या 4 दीवारें रिक्वायर है ना।
इसी तरीके से कोई भी जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका कंसेप्ट वही रहता है, टर्म्स वही रहता है, आर्किटेक्चर वही रहता है, उसमें फिर अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, उसमें ईजीनेस आ जाती है। तो अब ये जो भी अगर हमने सी लैंग्वेज की बात करी तो सी लैंग्वेज में चैप्टर नंबर 8 ही था। उसके बाद तो चैप्टर नंबर 9 जो है वो टॉपिक्स भी आते रहे, साथ साथ आपको वर्किंग भी बताई गई। लेकिन जब डेटाबेस जो है, इस डेटाबेस में 7 चैप्टर्स हैं, तो 7 चैप्टर्स में फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो हैं ये हमारे पास थ्योरी कंसेप्ट्स की बात की जा रही है। अब ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये जो कंसेप्ट्स जो आपने पढ़े हैं ये सेकेंड ईयर सिलेबस के हवाले से कोई टूल इस्तेमाल करेंगे तो उस टूल में जितना हमारा सिलेबस है, तो ये जो टर्म्स हमने पढ़ी हुई हैं जितना हमारे सिलेबस में रिक्वायर है उतना हम उस टूल में इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब ये नहीं है कि फ़र्स्ट 4 चैप्टर्स में जितने भी टर्म्स हम टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं तो हमारे सिलेबस में क्या सारे के सारे शामिल हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। अब ये भी हो सकता है कि फ़र्स्ट 4 चैप्टर्स जो हमने टर्म्स पढ़ी, 4 चैप्टर्स के बाद टूल के तौर पर हम ओरेकल जो है डेटाबेस इस्तेमाल कर लें, एसक्यूएल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल कर लें, या कोई और किसी और कंपनी की डेटाबेस इस्तेमाल कर लें, तो कंसेप्ट तो हमारे पास हो गए ना। ठीक है, आगे कंसेप्ट मज़ीद अगर बड़ी डेटाबेस के कंसेप्ट भी ज़्यादा होंगे आगे, लेकिन फिर भी ये हो सकता है फ़र्स्ट 4 चैप्टर्स के बाद हम ओरेकल जो है वो हम डेटाबेस इस्तेमाल कर लें, एसक्यूएल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट की इस्तेमाल, इन्फॉर्मेक्स, साइबेस, डिफरेंट डेटाबेसेस जो डिफरेंट कंपनीज़ की हैं वो हम इस्तेमाल कर लें। तो अब जो है हमारे सिलेबस में शामिल MS एक्सेस है, तो 4 चैप्टर्स का मतलब है कि ये जो 4 चैप्टर्स हैं, ये जो कंसेप्ट्स हैं, ये तो किसी भी डेटाबेस टूल जब हम इस्तेमाल करेंगे उसके लिए हमारे पास ये इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होना है। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो कंट्रोल यूनिट, ये बेसिक यूनिट, ये आप जो बोलते रहते हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा ना। रजिस्टर्स का टॉपिक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो वो टॉपिक जो है वो तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बेसिक तो हमारे पास प्रोसेसर करते हैं, प्रोसेसर का इंटरनल आर्किटेक्चर, अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, वो आती रहती हैं कि जो स्टोरेज कैपेसिटी जो है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी वो बढ़ती रहती है, लेकिन बेसिक आर्किटेक्चर था वही रहता है। जैसा घर बना रहे हैं, 4 दीवारें वही हैं, इंटीरियर बेटर से बेटर होता जा रहा है, एक्सटीरियर बेटर से बेटर होता जा रहा है, लेकिन 4 दीवारें तो वही होती जा रही हैं ना। बाकी मटेरियल चलें जी, हो गया जी कि जी क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 4 दीवारों का कंसेप्ट तो वही रह रहा है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे भी कंसेप्ट जब आ जाए तो उस पर आप ख़ास तवज्जो किया करें। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो फिर ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर आप टूल करते रहेंगे तो आपको जो टूल की अंडरस्टैंडिंग का पता चला ना, पीछे कंसेप्ट तो आपने जो है स्किप कर दिए। तो इसलिए जो है कंसेप्ट जब आ जाए तो उसमें बोर लेज़ी ना हुआ करें, पूरी तवज्जो से उसको किया करें। फर्स्ट ईयर के अंदर भी तो हमारे पास चैप्टर जो हैं थ्योरेटिकल चैप्टर्स ही थे ना, उसमें जाके हमने वर्ड एक्सेल ही एज ए टूल किया था, बाकी तो सारे सब टॉपिक जो हैं चैप्टर्स जो हैं थ्योरेटिकल ही थे। अब ये MCQ जो हमारे कुछ रह गए, फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल। ये फॉलोइंग जो टर्म जो है ये 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स कॉलम्स टेबल के मिलकर ये टर्म बनती है, की बनती है, वो क्या है जी? कंपोजिट की, फॉरेन की, प्राइमरी की या सॉर्ट की। तो कौन सी फॉरेन टर्म की है या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट को जब हम मिलाएं, कंबाइन करें तो ये की बन जाती है। तो वो हमें क्लियर होना चाहिए कि वो कंपोजिट की है, फॉरेन की है, प्राइमरी की है या सॉर्ट की है। तो वो उसका आंसर क्या है जी? कंपोजिट की। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ए प्राइमरी की डेट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन, इसको क्या कहा जाता है? एक प्राइमरी की, लेकिन अब वो एक एट्रीब्यूट नहीं बल्कि 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट को मिलाकर आप प्राइमरी की बना रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी की डेट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन इज़ कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? सॉर्ट की कहा जाता है, कैंडिडेट की कहा जाता है, सब की कहा जाता है या कंपोजिट की कहा जाता है। ठीक है, कंपोजिट वैसे अगर आप कह लें, कंपोजिट को आप कम्बिनेशन के हवाले से ही टॉपिक को आप देखते हैं, तो लेकिन अब जो है प्राइमरी के जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसकी को कहा टर्म क्या बन जाती है? वैसे होगी तो प्राइमरी की ही, चाहे वो एक कॉलम की बेस पर हो चाहे एक ज़्यादा कॉलम की बेस पर हो, कहते हैं तो उसको प्राइमरी की ही है। लेकिन आगे उसकी टेक्निकल टर्म मज़ीद जो है क्लियर करने के लिए क्या होगी, उसको कहा जाता है कंपोजिट की। डी ऑप्शन कंपोजिट की इसका आंसर होगा।
अब फॉलोइंग की इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल की, ठीक है। अब फॉलोइंग की जो है कंट्रोल की के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है इसको कंट्रोल की भी कहा जाता है। वो क्या है जी? सॉर्ट की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की या कंपोजिट की कंट्रोल करने के लिए कि रिकॉर्ड जो हैं जिस फॉर्म में आपको रिक्वायर है, जिस क्राइटेरिया के बुनियाद पर आप रिकॉर्ड गेट करना चाहते हैं, जिस तरतीब में डाटा रिकॉर्ड्स को गेट करना चाहते हैं, तो उसको कंट्रोल की कहा जाता है। तो किसको कंट्रोल की कहा जाता है? सॉर्ट की को, प्राइमरी की को, कैंडिडेट की को या कंपोजिट की को। तो सॉर्ट की को कंट्रोल की कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। टू फिज़िकली सीक्वेंस स्टोर डाटा द फॉलोइंग की इज़ यूज्ड, कि डाटा जो स्टोर है उसको एक सीक्वेंस में प्लेस करने के लिए या एक सीक्वेंस में गेट करने के लिए कौन सी फॉलोइंग की इस्तेमाल की जाती है? प्राइमरी की, कंट्रोल की, कैंडिडेट की या कंपोजिट की। डाटा जो है एक तरतीब में ही हम गेट कर सकें, एक तरतीब। ज़्यादातर डाटा जो है एक सीक्वेंस में ही हमें रिक्वायर होता है, चाहे हमारी लाइफ हो जाए, चाहे हम कंप्यूटर के वाले से बात करें, हमें एक तरतीब में ही डाटा चाहिए होता है ताकि मुझे खुद से तरतीब ना लगानी पड़े। डाटा सॉफ्टवेयर जब हम यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वही एक सीक्वेंस मेंटेन कर ले और मुझे डाटा एक तरतीब में दिखा दे कि जिस तरह जिस स्टूडेंट की जो एवरेज ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है, उस स्टूडेंट का नाम पहले आ जाए। तो मुझे वो रिकॉर्ड जो है स्कैटर फॉर्म में पड़े हैं, मुझे उसको सीक्वेंस तरतीब देने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना, कुछ भी कर लें। इंडेक्स में जो टॉपिक जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में पड़े होते हैं। उसका ही फ़ायदा है कि जी पहले डिक्शनरी की बात करें तो उसमें भी डिक्शनरी में वर्ड जो हैं अल्फ़ाबेटिकली तरतीब में होते हैं। पहले ए वाले, ए से शुरू होने वाले वर्ड, फिर बी से। तो सीक्वेंस जो है वो तो हमें ज़रूरी होती है। टू फिज़िकली सीक्वेंस दी स्टोर डाटा दी फॉलोइंग की इज़ यूज़, प्राइमरी की, कंट्रोल की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की। तो हमारे पास बी ऑप्शन कंट्रोल की इसका आंसर है। हमने ये बात की है कि जो MCQ जो हैं उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो MCQ की ऑप्शन होनी चाहिए। एक से ज़्यादा अगर ऑप्शन हैं भी तो आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करनी होती है। तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन कंट्रोल की इसका आंसर है। दी फॉरेन की इज़ फाउंड इन द फॉलोइंग टेबल। फॉरेन की जिस टेबल में मौजूद होती है, की कहते हैं कॉलम या कम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स को, ठीक है। तो अब वो टेबल जिसमें फ़ॉरेन की मौजूद है, यानी वो कॉलम या कम्बिनेशन ऑफ कॉलम मौजूद है, जिसको हम फ़ॉरेन की के नाम से डिनोट कर रहे हैं। तो जिस टेबल में फ़ॉरेन की होती है तो उसको क्या कहा जाता है? द फॉरेन की इज़ फाउंड इन फॉलोइंग टेबल। क्या वो पेरेंट टेबल में फ़ॉरेन की होती है, डिपेंडेंट टेबल में, पिवट टेबल में या इंडेक्स टेबल में? फ़ॉरेन की जो है वो इसका ताल्लुक़ किसी हमारे पास एक मेन एरिया से होता है। फ़ॉरेन की को दूर कहते हैं ना, जैसे हम फ़ॉरेन कंट्री, तो उसका जो हमारे पास जहाँ पे वो पैदा हुआ है, मे बी वो फ़ॉरेन जो जिसको हम कह रहे हैं वो हमारे एंड से फ़ॉरेन है ना। अब इसी तरीके से डाटाबेस जो है मुख्तलिफ़ टेबल्स का कम्बिनेशन है। अब हमारे पास एक मेन टेबल है और उस टेबल को हम रिलेट किया हुआ किसी और टेबल के साथ। तो कंप्यूटर का या डेटाबेस को इस्तेमाल करने का फ़ायदा ही यही है कि हम एक से ज़्यादा फ़ाइल्स को जो है, जो मैनुअल फ़ाइल्स हैं या कंप्यूटराइज्ड फ़ाइल्स हैं, उसको हमें सेपरेटली ओपन ना करना पड़े। वो रिलेट है, डाटा रिलेट है, टेबल रिलेट है। हम एक मेन टेबल को ओपन करेंगे और रिलेटेड डाटा हमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमें बार बार हर फाइल को, टेबल को ओपन नहीं करना पड़ेगा। अब फ़ॉरेन की जो है वो एक ऐसी की है जो एक टेबल में मौजूद है और वो टेबल किसी मेन टेबल के साथ रिलेट है, लिंक है। तो अब फ़ॉरेन की जिस टेबल में मौजूद होती है उस टेबल को क्या कहा जाता है? पेरेंट टेबल कहा जाता है, डिपेंडेंट टेबल, पिवट टेबल या इंडेक्स टेबल। तो उसको क्या कहा जाता है? इस टेबल में मौजूद होती है फ़ॉरेन की, उसको कहते हैं डिपेंडेंट टेबल, और जो जिससे वो रिलेट होती है उसको पेरेंट टेबल। डिपेंडेंट टेबल को चाइल्ड टेबल भी कहा जाता है। An attribute of a relation of a database that serves as primary key of another relation in the same database is called, एक रिलेशन का जो एक कॉलम, फील्ड, एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी जो प्राइमरी की के तौर पर किसी और रिलेशन में लाए करता है इन दी सेम डेटाबेस, को क्या कहा जाता है?
एक ऐसा एट्रीब्यूट रिलेशन का जो किसी और रिलेशन में प्राइमरी की के तौर पर वर्क कर रहा है, सर्व कर रहा है, तो उस एट्रीब्यूट को क्या कहा जाता है? एक रिलेशन का एक कॉलम, एक फील्ड, एक एट्रीब्यूट जो किसी और टेबल में प्राइमरी की के तौर पर वर्क कर रहा है, उस एट्रीब्यूट को क्या कहा जाता है? उसको फॉरेन की कहा जाता है, सॉर्ट की कहा जाता है, कंट्रोल की कहा जाता है, या प्राइमरी की कहा जाता है। अब ये जो वर्ड जो है, ये MCQ के वर्ड्स हमारे पास ज़्यादा हो गए, इसमें इसकी आप अगर अंडरस्टैंड करेंगे इसका मतलब तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। तो क्या उसको कहा जाता है? उसको ए ऑप्शन फॉरेन की कहा जाता है। यानी फॉरेन की एक डेटाबेस में एक रिलेशन का वो एट्रीब्यूट है जो किसी और रिलेशन में प्राइमरी की के तौर पर काम कर रहा है। तो प्राइमरी की का जो है ऐसा कॉलम जो प्राइमरी की है, जो दूसरे रिलेशन में जिस कॉलम के साथ वो रिलेट होता है, उसको क्या कहते हैं? फॉरेन की। ठीक है। तो अब ये वो कह रहे हैं कि वो रिलेशन में वो एट्रीब्यूट जो दूसरे टेबल में, दूसरे रिलेशन में प्राइमरी की के तौर पर वर्क कर रहा होता है, तो उस एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फॉरेन की। ठीक है। फॉलिंग सर्व्स एज ए ब्रिज। अब ये एंड पे जो टॉपिक्स हमारे पास 2-3 टॉपिक रह गए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, उससे रिलेटेड जो हैं ये MCQs आ रहे हैं। फॉलिंग सर्व्स एज ए ब्रिज बिटवीन एंड यूज़र्स एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जब फॉलिंग जो है वो एक ब्रिज का काम करती है एंड यूज़र और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के दरमियान। कौन से टर्म है, कौन सा टॉपिक है जो एंड यूज़र डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर ब्रिज का काम करता है? टॉपिक वो क्या है जी? डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एनालिस्ट, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, या नॉन ऑफ दीज। तो कौन जो है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें टर्म आ जाए या पर्सन आ जाए, तो जो एंड यूज़र और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर के दरमियान एक ब्रिज का काम कर रहा है। इसके लिए हमारे पास ये आखिरी 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट बुक में, वो उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यूज़र, एंड यूज़र, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं और MCQs में डेफिनेटली आ सकते हैं। तो कौन जो है जो ब्रिज का काम कर रहा है? डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एनालिस्ट, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, या नॉन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन इसकी अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगी? तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जो वो पर्सन है, अगर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें ये एक डिपार्टमेंट ग्रुप हो सकता है ऑफ डिफरेंट पर्सनस। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें एक सिंगल हो सकता है, या डेवलपर या एनालिस्ट जो है वही डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी काम कर सकता है। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ा सॉफ्टवेयर जो हाउस है उसके अंदर ये हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पर्सनस भी हो सकता है। ठीक है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर serves as a bridge between end users and database administrator. A person who is responsible for the organization of entire data of an organization. एक पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी किस्म का डाटा जो स्टोर किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, किसी भी किस्म का डाटा, या किसी भी सॉफ्टवेयर टूल की मदद से डाटा को मैनेज किया जा रहा है, उस एंटायर डाटा को जो पर्सन मैनेज कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइज करने का। अब वो डाटा की फॉर्म भी कोई भी हो सकती है। डाटा की फॉर्म क्या है? न्यूमेरिक, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, किसी भी फॉर्म का डाटा, और किसी भी टूल, किसी भी मेथड के ज़रिए जो डाटा एंटर किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, तो उस कौन सा पर्सन है जो एंटायर डाटा ऑर्गेनाइजेशन का उसका रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन पर ही बेस करती है, वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। उस पर्सन को क्या कहा जाता है? उसको अब DBA अगर आप करते हैं तो इसकी एब्रीवेशन आपको पता होनी चाहिए। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DA, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। ये डेटाबेस के टर्म के वाले से बात की जा रही है। कौन सा पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन के एंटायर डाटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन पर है। DBA, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर।
तो हमारे पास बी ऑप्शन डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, जो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, उसमें किसी भी किस्म का डाटा जो है वो पर्सन उसका रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजिंग, मैनिपुलेटिंग, उसको डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। अब वही DBA की एब्रीविएशन डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और हम ये डाटाबेस की हम बात कर रहे हैं कि जब स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है और स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर जो है मैनेजमेंट जो है, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसको अगर आप यूज़ नहीं कर रहे अपने सॉफ्टवेयर में और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग रिक्वायर नहीं है, तो डेटाबेस एनवायरनमेंट जो है ये एक बेटर एनवायरनमेंट है डाटा को मैनेज करने के लिए। ये इजी है। डेफिनेटली बैकग्राउंड में तो हमें पता है कि कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज जो है वो तो 0-1 ही है, लेकिन डेफिनेटली कन्वर्टर्स भी मौजूद हैं जो किसी भी फॉर्म के डाटा को वो 0-1 में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो है कि अगर हमारे पास कैलकुलेशन मैथमेटिकल स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स नहीं है, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग नहीं है, तो डेटाबेस एनवायरनमेंट जो है DBMS, यही एनवायरनमेंट हमारे लिए बेटर है, आसान है। DBA स्टैंड फॉर डेटाबेस एप्लीकेशन, डेटाबेस एक्सेस, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या ड्यूल बेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जिस तरह यूनिक का सॉफ्टवेयर है, अब ये भी जो है ये भी मेनली डेटाबेस कंसेप्ट को ही यूज़ करके बनाया गया है। इसमें भी देख लें कोई स्ट्रॉन्ग हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन रिक्वायर नहीं है, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसलिए जो है डेटाबेस DBMS जो है ये बेटर एक एनवायरनमेंट है ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो DBA जो है इससे क्या बनता है, इससे मिलकर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये आपको पता होगा। C ऑप्शन इसका सही आंसर है। फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग दी डेटाबेस सिस्टम। लेकिन अगर आप डेटाबेस सिस्टम को आप डिज़ाइन करना है तो कौन सा पर्सन जो टर्म जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिज़ाइनिंग डेटाबेस सिस्टम, वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है, एंड यूज़र है, या हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है या डेटाबेस मैनेजर है। तो हमारे पास कौन सा टर्म या पर्सन रिस्पॉन्सिबल है? C डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि हम डेटाबेस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा। फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग दी डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम को डिज़ाइन करना है, कोऑर्डिनेट करना है, मॉनिटर करना है, मैनेज करना है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, एंड यूज़र, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस मैनेजर, तो वो C ऑप्शन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ए पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ अ डेटाबेस। डेटाबेस से जब कंसर्न है तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही पर्सन है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर या यूज़र, तो B ऑप्शन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट ये MCQs हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब ये चैप्टर नंबर 2 जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह ताला जो है नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। तो ये MCQs पे भी पूरी तवज्जो से इसको तैयारी किया करें। कंपटीशन के अंदर MCQs भी रिक्वायर होता है, 1-1, 2-2 में 5-5 नंबरों से अच्छी यूनिवर्सिटी को हम एक्सेस कर सकते हैं, तो इसकी भी उतनी ही तवज्जो किया करें, इस पर लेज़ी ना हो, उतनी ही तवज्जो किया करें। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 जो है इंशाल्लाह ताला वो हम स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी।